जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स कक्षा 12वीं और आप सब के लिए इकोनॉमिक्स से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 2 है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप सेट 1 देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है ना आपको डायरेक्ट बोर्ड में ही देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इन्फॉर्मेशन टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पर ही होगा, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां सब जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पर आपको आर्ट्स का ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर जो आप सोच रहे हैं वो सभी चीज मिलेंगे, इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपये पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने सेट 1 नहीं देखे तो बार बार करें, आप जाके जरूर देख लीजिए, तब आपको सेट 2 अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करें। यस है नो, आप अगर चाहते हैं कि क्लास स्टार्ट हो तो आप एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास स्टार्ट हो तो आप एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यस, चलिए अब हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ठीक है, तो इसमें कहने का अर्थ समझिएगा, ये जो अर्थशास्त्र होता है वो एक प्रकार के रियल साइंस होते हैं और कभी क्या होते हैं, आइडियल साइंस होते हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहते हैं मार्शल के द्वारा या फ्रेडमैन के या किन्स के या इनमें से कोई नहीं। हम आपको क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ पढ़ाते हुए चलेंगे ताकि आपको ऑप्शन भी याद रहे, तब आप जाएंगे बोर्ड में तो हाँ ये कहेंगे कि सर ये ऑप्शन गलत था, तो ये ऑप्शन गलत करते चलेंगे और जो राइट लगेगा वो राइट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ाएंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में और अच्छा खासा नंबर आ सके। ठीक है, तो ए का जो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, केन्स होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकेंड और प्रश्न में क्या करा जा रहा है कि मांग में संकुचन तब होता है जब डॉट 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 कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है। कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है। कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। समझिएगा प्रश्न को क्या कर रहा है। कीमत बढ़ती है, कोई वस्तु है, कोई सी कीमत बढ़ गया, और मांग क्या होती है, घट जाती है। तो कोई वस्तु अगर मान लीजिए कीमत बढ़ती है तो सही जाहिर बात है कि वो कमेगा। ठीक है, कीमत बढ़ती है या नहीं, इसके राइट आंसर डायरेक्ट बताते हैं। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। समझिएगा क्या करे प्रश्न को। कोई वस्तु है जिसकी कीमत क्या है, बढ़ गई, पहले 5 था तो इसका 50 रुपया हो गया, तो मांग क्या होगा, धीरे धीरे कम मंगाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए 3 नंबर में देखते हैं प्रश्न को क्या कह रहा है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया जाता है। तो ये बता दीजिए किसे सम्मिलित किया जाता है, तो फटाफट बताइए। सामान्य लाभ को, व्यक्त लागत को, व्यक्त लागत को, उपयुक्त में से सभी। तो आपको 3 का जो राइट आंसर क्या होगा, ये जो डी वाले जो लगाए हैं उन सब का डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में क्या करा कि फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। तो फटाफट बता दीजिए, सीमांत आगम में या सीमांत लागत में। सीमांत लागत से सीमांत लागत वक्र सीमांत लागत रेखा को नीचे से काटती है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, 4 का बिल्कुल आपने जो लगाया है दोनों। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर में कि साख गुणक क्या है। साख गुणक क्या है, एक को एक नगद कोष अनुपात, नगद गुने 1 भागा नगद को। इसमें बता दीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इकोनॉमिक्स होता ही है ऐसा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आपके सामने 6 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यू मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको पता है पूर्ण रोजगार संतुलन और पूर्ण रोजगार संतुलन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का जो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा दोनों। क्या होता है, पूर्ण रोजगार संतुलन भी होता है और अपूर्ण रोजगार संतुलन भी होता है। किसमें, न्यू मांग में। ठीक है, ये याद रखिएगा, पुकारा जाता है तो न्यू मांग में ये दोनों के दोनों बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है
कि धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है वह क्या कहलाता है। धन का कोई भाग है क्या, किसके लिए, अधिक धनोपार्जन के, पैसा के लिए, अधिक पैसा के लिए क्या आता है। तो उत्पादन, पूंजी, निवेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि अधिक पूंजी के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको पता है 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। आपको कमेंट करके बताना। चलिए एक कमेंट आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। क्या करें, राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। तो आप फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। इसमें जो होगा दोनों के दोनों होगा, ए और बी दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बजट निम्न में से कौन सा शब्द है। ये जो बजट जो शब्द आया है वह कौन सा शब्द है, कहाँ से लिया गया है, लैटिन से, जर्मन से, फ्रेंच से, या इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आपको पता है इसका आंसर, तो कमेंट करते हुए चलिए। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, आप कैसे बोर्ड में अच्छा से नंबर लाइएगा। तो कमेंट करते हुए चलिए। तो आपका राइट आंसर जो होगा सी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी है। भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी है, तो पता है मार्शल जी, बेहम्स जी, किन्स या केनन। तो आपको फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। ये जो भुगतान जो शेष की परिभाषा दिए हैं वो किन्स दिए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं और यहाँ पे क्या करें कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मंदे सम्मिलित है। तो इसमें बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा 11 का। चलिए बहुत अच्छा, ये होते हैं दृश्य मंदे होते हैं, अदृश्य मंदे होते हैं, पूंजी अंतराल होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं। तो देखिए जो भुगतान शेष होते हैं ये सभी के सभी होते हैं, दृश्य मंदे भी होते हैं, अदृश्य मंदे भी होते हैं, और पूंजी अंतरण नल होते हैं, ठीक है। तो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न में देखिएगा कि भुगतान संतुलन के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। भुगतान संतुलन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, तो फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। क्रमबद्ध रेखा रिकॉर्ड होते हैं, निश्चित समय अवधि होती है, व्यापकता होता है, या इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। अब देखिएगा आपके सामने 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। क्या कह रहा है कि पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो एक पक्षीय अंतराल को, निजी सौदे के, विदेशी प्रत्यन विनिमय को, या बी और सी दोनों होगा। तो फटाफट बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, आपका जो राइट आंसर होगा वो बी और सी दोनों होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर प्रश्न में क्या करें कि व्यापार संतुलन का क्या अर्थ होता है। व्यापार संतुलन में रहे, माइनस में न रहे न प्लस में रहे, एकदम मीडियम में रहे, तो वो क्या होना चाहिए। पूंजी का लेन देन होना चाहिए, वस्तु का आयात और निर्यात दोनों होना चाहिए, कुल क्रेडिट तथा डेबिट होना चाहिए, इनमें से सभी होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन के हिसाब से पढ़ने से अच्छा लग रहा है कि हाँ ये सभी होना चाहिए। कैसे, देखिए पूंजी में क्या होना चाहिए, पैसा जो होता है लेन देन होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। वस्तुओं का आदान आयात और निर्यात, आयात और निर्यात का अर्थ होता है कि सामान लेना और देना, ये भी सही है, ये भी सही है। कुल क्रेडिट तथा डेबिट, डेबिट मतलब क्या होता है, और क्रेडिट मतलब क्या, क्रेडिट मतलब होते हैं कि यहाँ पर देखिए क्रेडिट का अर्थ होता है कि जुटना, और डेबिट का अर्थ होता है निकलना। तो इनमें से राइट आंसर तीनों है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब 14 नंबर में देखिएगा प्रश्न को क्या कर 15 नंबर में कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है। जो उपभोक्ता मतलब जो आम आदमी है उसके बचत के सिद्धांत का किसने दिया है, मार्शल, डू पॉन्ट, या हिक्स, या सैमुअलसन। तो इसमें बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, डी वाले का राइट आंसर होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर में राइट आंसर क्या होगा, किस बाजार में AR चक्र जेड अक्ष के समांतर होता है। बता दीजिए किस बाजार में AR चक्र जेड अक्ष के समांतर होता है, एकाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का जो आपका राइट आंसर क्या है वो आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर में देखते हैं कि प्रति इकाई उत्पाद आगम को ... कहते हैं, सीमांत आगम, औसत आगम, पूर्ण आगम, या अपूर्ण आगम। तो ऐसा बता दीजिए कि इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए बहुत अच्छा, ये जो होता है औसत आगम, ठीक है। प्रति इकाई उत्पादक आगम जो होता है वो क्या होता है, औसत आगम होता है, बी आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए आपके सामने 18वां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है
कि उत्पादन साधनों के विभिन्न संयोजनाओं से उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम मात्रा को दर्शाता है। तो उत्पादन फलन, मांग फलन, पूर्ति फलन या आगम फलन। तो आपको पता है 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, ये जो होते हैं पूर्ति फलन होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ति फलन होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। चलिए, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक है। तो आप अगर सेट 1 देखे होंगे तो आपको ये प्रश्न हम पहले कराए हुए हैं। अगर आप याद करिएगा तो ये प्रश्न कराए हुए हैं, केन्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी। आर्थिक महामंदी की, देखिए क्या करें कि आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी। तो ये जो आर्थिक महामंदी का अर्थ क्या होता है कि जैसे गरीबी उरीबी हो गया, वो उस प्रकार का होता है। तो ये जो कब से कब तक थे वो बताना है। तो 1939 से लेकर 1942 तक, 1947 से 1950, 1957 से 1960, 1929 से लेकर 1932। तो फटाफट बताइए 20 का। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, आपने कमेंट करके डी बहुत खुश कर दिया है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखिएगा 21 नंबर में कि भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है। भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है और इसे केंद्र सरकार के भी नाम से जाना जाता है। क्या कहता है? सॉरी, केंद्र सरकार के द्वारा भी नाम जाना जाता है, जो कि हम आपको बताए हुए हैं। तो फटाफट बता दीजिएगा कि 1 रुपये का नोट भी लेता है, जो कि हम सेट 1 में अच्छे तरह से समझाए हुए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय या भारतीय स्टेट बैंक, भारत का रेल मंत्रालय। तो इसमें रेल का क्या काम है? तो ये भी नहीं होगा। स्टेट बैंक तो प्राइवेट है, तो ये भी नहीं होगा। वित्त मंत्रालय, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि 1 रुपया का भी खोज करता है और 1 रुपया भी जारी करता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्या करें। अर्जेंटीना ने यूरोप बोर्ड पद्धति को कब अपनाया, ये बता दीजिए। अर्जेंटीना ने यूरोप बोर्ड पद्धति को कब अपनाया था? तो फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर कब होगा। तो ये जो आपका 1991 जो देख रहे हैं वो आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी। ये जो ब्रिटिश कोई था जो कि क्या लिखे हैं, भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी, BS महालनोबिस, BKRB राव, DR गाडगिल, क्या है? गाडगिल। तो भीमराव अम्बेडकर। फटाफट बता दीजिए, ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश का ही नाम होना चाहिए। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि भारतीय तो होगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही दे दिया है ब्रिटिश। ठीक है, देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं? गोसेन का दूसरा नियम है, प्रतिस्थापन का नियम है, उपयोगिता ह्रास का नियम है। ह्रास मतलब कम ना होता है, और दूसरा होता है, एक और होता है, ए और बी। तो फटाफट बता दीजिए 24 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अधिकतर अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको क्या करना है, यही लगाना है, डी आपको लगाना है। 80% चांस रख गया कि आपका वही सही होगा। हम अभी तक जितने प्रश्न कराए सेट 1 में भी कराए तो आपको डी ही बहुत ज़्यादा आंसर राइट आया है, और ए भी करा रहे तो इसमें भी ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखें कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, उपयोगिता का ह्रास का नियम भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी नहीं होगा, गॉसियन का दूसरा नियम और प्रतिस्थापन का भी दूसरा नियम। ठीक है, तो बी आपका क्या बोले जा रहे हैं, डी होगा ना। ठीक है, मिस्टेक को छोड़िए, डी को राइट आंसर कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करें, देखिए प्रश्न को क्या करें, बड़ी अच्छे तरह से समझिएगा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच EP बराबर 0.5 हो तो वस्तु की मांग होती है। तो कैसी होती है? लोचदार है या पूर्णतः लोचदार होती है, सापेक्षिक बोलोचदार होता है या पूर्णतः बेलोचादार है। ठीक है, तो इसमें बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा 25 नंबर का। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 26 नंबर प्रश्न में क्या करें कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूल्य स्थिरता है, आर्थिक विकास का बढ़ावा है, आर्थिक स्थिरता है, या इनमें से सभी है। तो 26 नंबर का फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छे, आपका जो राइट आंसर है डी होगा, क्योंकि कह रहे कि मौद्रिक नीति के जो होते हैं मूल्य स्थिरता होते हैं, आर्थिक विकास का बढ़ावा होता है, आर्थिक स्थिरता होते हैं। तो ये तीनों के तीनों हैं, तो डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आपके सामने 27 नंबर है कि केन्स का अर्थशास्त्र है। केन्स का अर्थशास्त्र है, तो ये न्यू मांग का अर्थशास्त्र बोले हैं, मांग अधिकतम का अर्थशास्त्र बोले हैं, पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र बोले हैं, कि आंशिक मांग का अर्थशास्त्र बोले हैं। तो 27 का बताइए, आप सबको पता है तो बिल्कुल आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है सी आ रहा है। ठीक है, चलिए
और बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे यूट्यूब पे वीडियो आपका नहीं मिलता है, तो यूट्यूब पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी आपको देखना है, जैसे हिस्ट्री का देखना है, पॉलिटिकल साइंस का देखना है, इकोनॉमिक, जो भी सब्जेक्ट का आपको देखना है तो आपको पहले सर्च करना है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट देखना है उसका सर्च कीजिएगा तो वीडियो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर में कि सरकारी व्यय जिससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता कहलाता है, वो क्या कहलाता है? राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, नियोजित व्यय या बजट व्यय। तो आप बताइए 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे मेरे दोस्त, 28 का जो आपका राइट आंसर क्या होगा? बजट व्यय होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर में देखते हैं कि निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है? क्या करें? आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है रोजगार स्तर में कमी, औसत मूल्य स्तर में कमी, उत्पादन में गिरावट या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक मंदी मतलब कि जैसे कोई बाजार उजार करते हैं और वहाँ पर क्या होता है, बिक्री बट्टा जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, पैसा आना बहुत ही कम होता है, तो रोजगार स्तर में कमी होता है, ये सही बात है। औसत मूल्य स्तर में कमी आती है, ये भी सही है। उत्पादन में गिरावट मतलब कोई सामान वामान भी उत्पादन करना उचित नहीं होगा। जब मान लीजिए कोई सामान आप उत्पादन करते हैं तो बेकार जाता है तो और उत्पादन करने का मन करता है, और उत्पादन करते हैं और बिक्री नहीं चलेगा, पूरा सेल नहीं होगा, तो क्या आप उत्पादन करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये तीनों के तीनों सही है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ गए ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखते हैं आपके सामने 30 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है? आर्थिक वस्तु है तो टेलीविजन, हवा, सूर्य की रोशनी, नदी का पानी। तो आपको बताना है कि आर्थिक वस्तु है, तो आर्थिक वस्तु आपको समझ से ही समझ गए होंगे। तो देखिए, तो इसमें जो है फटाफट बता दीजिए, ये प्रश्न आपको बताना होगा जल्दी। चलिए बहुत अच्छे, ये जो आर्थिक वस्तु है ये टेलीविजन है। ठीक है, अब आपका सही हो गया। अब अपने लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के एक बार जम के शेयर कर देंगे। अगर आपको सेट 3 चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको सेट 3 चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।